हमने अब तक यहां तक सुना है। शाबाश बाजीगर, मैं तुम्हारे इस प्रदर्शन से बहुत ज्यादा हैरत में हूं। ऐसा मैंने न कभी सुना था और कभी देखा था। राजा ने मंत्रियों से उसे ढेर सारा इनाम देने को कहा। फिर उससे पूछा कि बाजीगर, तुमने यह सब कहां सीखा? बाजीगर ने उस पाठशाला का नाम और पता राजा को बता दिया। आगे की कहानी यहां से शुरू होती है। अध्याय 4। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन अपने राज्य की व्यवस्था का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर खुद वह विद्या सीखने के लिए तैयार हो गए। उनका एक मुंह लगा नाई था। उसने राजा विक्रमादित्य से साथ चलने की जिद ठान ली। बोला, है राजन, मेरा आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। वहां आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके दाढ़ी और सिर के बालों को कौन काटेगा? आपकी तख्ती जिस पर आप वह ज्ञान सीख गए, उसे साफ कौन करेगा? ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए मेरा साथ होना बहुत जरूरी है। विक्रमादित्य को लगा कि इसे साथ ले चलने में क्या बुराई है। एक से भले दो रहेंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने नाई को साथ चलने की इजाजत दे दी। बोले, अपने घर जाकर अपने कपड़े वगैरह बांध लो, वहां हमें लंबा समय लग सकता है। नाई खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर विक्रमादित्य अपनी रानी के पास गए, उन्हें सारी बात समझाई। बोले, मुझे वापस आने में 1 महीना लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक गोपनीय शब्द बता रहा हूं। जब भी मैं लौट कर आऊं, तुम मुझसे यह गोपनीय शब्द जरूर पूछना। यदि मैं नहीं बता पाऊं तो समझ जाना मैं नहीं, मेरा रूप रखकर कोई और आया है। क्योंकि जो विद्या मैं सीखने जा रहा हूं, निश्चित वह माया जाल भरी है, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया। रानी विक्रमादित्य की बात समझ गई। अगले दिन प्रातः राजा और उनका मुंह लगा नाई विद्या अर्जन करने निकल पड़े। जादू के उस विद्यालय में पहुंचकर दोनों ने अपना परिचय एक शिष्य के रूप में दिया और जादू सीखने की तीव्र इच्छा जाहिर की। वहां जो शिक्षक था वह विक्रम को जादू सिखाने को राजी हो गया। शिक्षक ने कहा कि आप कौन सी विधा सीखना पसंद करोगे? मेरे पास अनेक विधाएं हैं, उनमें से कोई भी एक विधा सीखने में 2 महीने का समय लगता है, इसलिए आपको सारी विधाएं सीखनी हैं, तो हर विधा के लिए आपको 2 महीने खर्च करना पड़ेगा। एक समय में मैं केवल एक विधा सिखाता हूं, अब आप सोच ले कौन सी विधा को सीखना है। राजा विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे तो बस पर कायागमन की विधा ही सीखनी है। ठीक है, तुम्हारी विधा कल से शुरू होगी। आज आराम करो, मैं तुम्हारे रहने का आवास दिखा देता हूं। इस विधा के लिए तुम्हें मुझे हर रोज 1 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। उस शिक्षक ने विक्रम को समझाया। मुझे मंजूर है गुरुदेव, आप मेरी शिक्षा को कल से शुरू करो। विक्रमादित्य ने कहा। अगले दिन से विक्रम की शिक्षा शुरू हो गई। विक्रमादित्य जो रोज लिखते थे तख्ती पर, वह नाई रोज तख्ती साफ करने पूर्व उसे पढ़कर याद कर लेता। इस तरह विक्रम के साथ साथ वह नाई भी काया पारगमन की विधा में पारंगत हो गया। लेकिन यह बात उसने विक्रमादित्य को कभी भी नहीं बताई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों ने वहां से रवानगी ली। जब वो रास्ते में थे तब नाई ने उनसे पूछा कि महाराज, आपने विधा तो सीख ली, पर उसका प्रयोग करके नहीं दिखाया। विक्रमादित्य बोले, यह विधा तभी प्रयोग की जा सकती है जब कोई मरा हुआ जीव मिल जाए या कोई भी मृत मनुष्य मिल जाए। तभी सामने रास्ते एक ओर उन्हें हाथी मरा दिखाई पड़ गया। नाई ने राजा विक्रमादित्य से कहा, देखिए राजा, वह एक मृत हाथी है, यह आपकी विधा के लिए उचित रहेगा। राजा को मृत हाथी अपनी विद्या के लिए उचित लगा। उन्होंने अपने घोड़े को वहीं रोका। फिर नीचे उतरकर नाई से उसने तुरंत अपना शरीर छोड़ा और राजा विक्रम के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर तुरंत अपने शरीर को तलवार की सहायता से नष्ट कर दिया ताकि राजा उस शरीर का प्रयोग न कर सके। विक्रमादित्य समझ गए कि उनके साथ छल हो गया है, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि नाई कहीं उनके हाथी वाले शरीर का नुकसान न कर दे, इसलिए जंगल में भाग गए। उधर राजा का शरीर धारण किया हुआ नाई सीधा महल पहुंचा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पास के जंगल में जितने भी हाथी हैं उन्हें पकड़कर मंगवाया जाए। सैनिक तुरंत चल पड़े। अगले दिन जंगल से कई हाथी पकड़कर मंगवाए गए। उनमें राजा विक्रम भी थे। उन्हें देखते ही राजा बने नाई ने आदेश दिया कि इस हाथी को छोड़कर बाकी सब हाथियों को जंगल में वापस छोड़ दो, मुझे इसी हाथी से काम है। उन्होंने हाथी को एक जगह बंधवा दिया और आदेश दिया कि इसके सामने कोई भी मरा हुआ जीव नहीं आना चाहिए।
वरना मैं उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दूंगा। कई दिन बीत गए, पर कोई भी मृत जीव हाथी बने राजा के सामने नहीं आया। उधर विक्रम के शरीर में उपस्थित नाई रानी के पास गाया। रानी ने उसका स्वागत कर उससे पहले हालचाल पूछा, फिर उससे पूछा कि आपने जाते समय मुझे कुछ कहा था क्या? वो शब्द आपको याद है? वो शब्द विक्रम ने रानी से कहे थे। नाई कैसे जानता? उसने बात घुमाते हुए कहा कि मुझे इस समय याद नहीं है, जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा। रानी के मन में संशय ने जन्म ले लिया। उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए इनको शक न हो। इस तरह की बातें मुझे इनके सामने करनी होगी। रानी बोली, हे स्वामी, मैंने आपके बताए विधि के अनुसार 1 माह का चंद्रायण व्रत किया हुआ है। आपको पता कि इस दौरान मैं आपका संसर्ग नहीं कर सकती, इसलिए इस अवधि के लिए मुझे क्षमा करना। राजा बने नाई ने सोचा, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी पोल खुल सकती है। वैसे भी रानी को मैंने वह बात नहीं बताई, इसीलिए मैं उसकी दृष्टि में संशय में हूं। 1 महीने की बात है, उसके उपरांत यह मेरे पास ही आएगी। वह बोला, कोई बात नहीं रानी, धार्मिक कार्यों में विघ्न मैं भी डालना नहीं चाहता, अतः तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने व्रत को करो। फिर वह वहां से चला आया। इधर एक बाज के मुख से छूटकर एक मृत तोता हाथी के सामने गिर गया। तोते के गिरते ही राजा ने हाथी का शरीर छोड़ उस तोते के शरीर का चयन कर लिया। वहां उड़कर जंगल में चले गए। सैनिकों ने जाकर जब यह बात राजा बने नाई को बताई तो उसने माथा पीट लिया। उसने वहां पर नियुक्त सभी प्रहरियों को कारागार में डाल दिया। राजा के अधीनस्थ मंत्री बने हतप्रद हो गए। वो सोचने लगे कि आज राज विक्रमादित्य ने यह क्या किया। विक्रमादित्य तो बहुत ही न्यायप्रिय शासक है, फिर उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? एक बार उन्हें उन प्रहरियों की जरूर सुननी थी। यह राजा का आदेश था, इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। राजा विक्रमादित्य अब तोते के शरीर में थे। वो उड़ते हुए एक जंगल में पहुंचे जहां तोतों का बड़ा झुंड रहता था। राजा बने नाई ने यह घोषणा करवा दी कि यदि कोई मुझे मुर्दा या जिंदा तोता लाकर देगा तो उसे मैं हर तोते के हिसाब से 2 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। मुद्रा बहुत ज्यादा थी, 2 स्वर्ण, इसलिए लोग रोज तोते लाकर राजा के कर्मचारियों को देते, बदले में स्वर्ण मुद्रा ले जाते। एक दिन एक बहेलिये ने उसी जंगल में जाल बिछाया जहां विक्रमादित्य और तोतों का झुंड रहता था। बहेलिये के बिछाए जाल में सारे तोते फंस गए, साथ में राजा विक्रमादित्य खुद भी फंस गए। सबने बहुत प्रयास किया जाल से बाहर निकलने का, पर सब बेकार गया। तोता बने विक्रमादित्य ने उन्हें बताया कि मेरे पास एक तरकीब है, यदि तुम लोगों को उचित लगे तो मानना। तब सबने उनसे तरकीब बताने को कहा। राजा ने बताया कि जैसे ही बहेलिया आएगा हम सब सांस खींचकर मृत होने का नाटक करेंगे। जैसे ही वह हमें जाल से निकालकर फेंकेगा, मरा हुआ समझकर हम सब ऊँग जाएंगे। तभी उनमें से एक तोते पूछा, जब आंख बंद करे रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सबको वह बहेलिया जाल से मुक्त कर चुका है? तुमने सही सवाल किया मित्र, राजा बने। विक्रमादित्य ने कहा, हम कुल मिलाकर 100 तोते हैं। जैसे ही 100 बार हमारे गिरने की ध्वनि होगी तो हम सब एक साथ ऊँग जाएंगे बस। विक्रमादित्य की बात सही लगी, सबने उसका अनुमोदन कर दिया। अब उन्हें प्रतीक्षा थी, शिकारी के आने की थोड़ी देर की। प्रतीक्षा के बाद वह बहेलियां आता दिखाई पड़ा। उसे आता देखकर सबने वही नाटक किया जो विक्रम ने कहा था। जब बहेलिया वहां पहुंचा तो उसके होश उंग गए। उसके जाल में फंसे सभी तोते मर चुके थे। वह पीड़ा से भर उठा। उसका आज दिन बेकार गया। यह सोचकर उसने एक एक का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद कोई तोता बच गया हो तो कम से कम आज के दिन का गुजर बसर हो जाएगा। वह एक एक तोते को जाल से निकालकर फेंकने लगा। जब 99 तोतों को वह फेंक चुका तो उसी समय पेड़ से टूटकर एक लकड़ी नीचे गिरी। उसके गिरने आवाज से बाकी तोतों ने समझा कि 100 हो गए, अब हमें उड़ जाना चाहिए। सब एक साथ उड़ने गए, लेकिन उस समय विक्रम उस बहेलिये के हाथ में ही थे। बहेलिया तोतों की तरकीब समझ गया, उन्होंने उसे मूर्ख बना दिया था। उसने विक्रमादित्य से कहा कि तुम ही इनके गुरु लगते हो, अब तुम्हें मैं राजा विक्रमादित्य को ले जाकर बेचूंगा। वह मुझे तुम्हारे एवज में 2 स्वर्ण मुद्रा देगा। तब विक्रमादित्य ने मनुष्य की आवाज में बहेलियाई से कहा कि
यदि तुम मुझे राजा विक्रमादित्य की जगह यही पास के जंगल के राजा तुंगभद्र को बचोगे तो 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। बहेलिये तोते मनुष्य की आवाज में बोलते देखकर हैरान हो गया और बोला, तुम कोई विशेष चीज हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कहने वाली जगह पर ही ले जाकर बेचूंगा। वह तोता बने विक्रमादित्य को लेकर तुंगभद्र के पास पहुंचा। आगे की भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय महाकाल।